हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम स्टडी करेंगे फ्रिक्शन, जो कि आज का टॉपिक है फ्रिक्शन लेक्चर 7। फ्रिक्शन, आप जैसे जानते हैं फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए लाइफ में। जैसा कि हम अगर चलना चाहते हैं तो फ्रिक्शन ही हमें बहुत ईजिली मूव करने में हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, हम गिर जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अगर रफ सरफेस है तो हम उस पर बहुत आराम से चल सकते हैं, लेकिन बहुत स्मूथ सरफेस है तो हमें गिरने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन है हमें वो स्लिप करने से रोकता है। यानी फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक वो फोर्स है, वो अपोजिंग फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करता है। लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि जो हम लोग बहुत ईजिली किसी रफ सरफेस मूव कर सकते हैं, बट अगर स्लिपी सरफेस है तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हम गिर जाएंगे। ठीक है। जबकि यही चीज़ अगर मशीनरीज की बात करें तो मशीनरीज में ये जो फ्रिक्शन है, ठीक है, जैसे हम साइकिलिंग है कर रहे हैं तो वहाँ फ्रिक्शन जो है हमारी एनर्जी लॉस होती है बहुत, क्योंकि मोशन को अपोज करता है। ठीक है। वहीं अगर ब्रेक लगेगा तो ब्रेक में फ्रिक्शन हेल्प करता है। ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, ब्रेक लगा रहे तब भी वो स्लिप करते हुए जा करके वो कोलाइड कर सकती है। तो फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एवल। तो आज हम स्टडी करेंगे फ्रिक्शन है क्या। तो फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स विच अपोज द मोशन। ओके। अब ये क्या है? जब टू ऑब्जेक्ट मोशन में हो, रिलेटिव मोशन के बीच में, तब ये फोर्स एक्ट करता है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। थोड़ा डायग्राम से समझते हैं क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन द शूज स्लाइड बैक। अगर फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे और हम चलने के लिए जैसे जैसे पैर हमारा पीछे की तरफ हुआ तो हमारे जो पैर है वो स्लाइड हो जाएंगे और हम आगे की तरफ ऐसे गिर जाएंगे, या आगे की तरफ ऐसे तो हमारा पैर स्लिप हो गया, आगे की तरफ चला गया। तो यस, और फ्रिक्शन जो है, जैसे अगर फ्रिक्शन है तो हम जो हमारा जो पीछे वाला लेग है, जब ऐसे पीछे वाला लेग मूव करते हैं आप बैकवर्ड की तरफ, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन यानी मोशन अगर इधर है, पैर ऐसे पीछे की तरफ है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ। वैसे जो आगे वाला लेग है, अगर हम आगे की तरफ ये कर रहे हैं तो आगे की तरफ मोशन की डायरेक्शन है तो फ्रिक्शन का उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा और ये फ्रिक्शन स्लिप करने से आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप स्लिप ना हो जाओ, ये फ्रिक्शन आपको प्रोटेक्ट करेगा। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये बच्चा चल रहा था मस्ती में, ध्यान नहीं दे रहा था रोड पे क्या है, और अचानक से केले के छिलके पे इसकी पैर पड़ गई। क्या हुआ? गिरा, चोट लगी। भाई इधर चला, मैं उधर चला और मैं फिसल गया क्योंकि केले के छिलके पे मेरे पैर पड़ गए। तो ये सब जो है फ्रिक्शन का कंसेप्ट हमें समझना है डिटेल में फिजिक्स में। यस, कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ तो रहे हम फ्रिक्शन, लेकिन बेसिक कॉज क्या है? यानी कि हमारा जो मोशन है उसको अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है, लेकिन उसका कॉज क्या है? तो ये जो आप जानते हैं कॉज क्या है कि टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, वहाँ पे फोर्स लगता है और वो मोशन को अपोज करता है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो रफनेस है, जितना रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन है, और जो स्मूथ सरफेस है वहाँ फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। लेकिन इवन जो स्मूथ सरफेस होते हैं वहाँ पे भी माइन्यूट लेवल की इरेगुलरिटीज़ होती है, यानी कुछ फ्रिक्शन जरूर रहता है। ठीक है। वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं सरफेस में, दैट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम कहें कि जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं वो ये हैं कि जो मॉलिक्यूलर एडेशन है, सरफेस रफनेस और डिफॉर्मेशन, ये उसका मेन कॉज है फ्रिक्शन का। जैसे मॉलिक्यूलर एडेशन की बात करें तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एक एडेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि मोशन को अपोज कर रहा है, तो दैट इज मॉलिक्यूलर एडेशन। सरफेस रफनेस, जितने रफ सरफेस है, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि जो आपके इरेगुलरिटीज़ हैं वो टू सरफेसेस को इंटरलॉक कर देती हैं और इस वजह से वो फ्रिक्शन अराइज करता है। तो क्लियर हो गया कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। यस, नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। यस, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ ध्यान समझते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी मैं रेस्ट में हूँ और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी फोर्स लगे और टेंड्स टू मूव हो ऑब्जेक्ट। मूवमेंट में तो बाद में आएगी, पहले फोर्स अप्लाई करके मोशन में लाने की कोशिश करेंगे। टेंड्स टू मूव या ऑब्जेक्ट मूव करे तो ये फ्रिक्शन है। जब फोर्स नहीं लगाया, हम नहीं चाह रहे कि कोई चीज़ मूव करे, यानी कि कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया मूव करने के लिए, तो देन वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। और चीज़ें डिटेल में ग्राफ से हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हैं हैवी सा,
इस बॉक्स पे ये बंदा फोर्स लगा रहा है, लेकिन बॉक्स तुरंत मूव नहीं करेगा, बड़ा हैवी बॉक्स है, फोर्स लगा रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल ये बॉक्स रेस्ट में है। तो क्या यहाँ फ्रिक्शन नहीं है? यहाँ फ्रिक्शन है, क्योंकि इसने फोर्स लगाया है, ये देखो इसने फोर्स लगाया है, लेकिन बॉक्स बहुत हैवी है, मूव नहीं कर रहा है, तो यानी थोड़ा कम फोर्स लगाया है। हो सकता है इसने 10 न्यूटन का, फिर 40 न्यूटन का, तब भी नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको टेंड्स टू मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जैसे इसने फोर्स लगाया 0 से 1 न्यूटन किया, 2 न्यूटन, जैसे फोर्स लगा रहे हैं, बढ़ा रहा है, लेकिन ये हैवी बॉक्स है, इतनी जल्दी नहीं मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस बॉक्स और इसके ये जो बॉक्स जिस सरफेस पे रखा गया है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स जो है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूँ, वो अराइज हुआ है, जो कि इस फोर्स, अप्लाइड फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है, इस अप्लाइड फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है। जैसे से आप फोर्स बढ़ा रहे हो, ये फ्रिक्शन फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। आपने 0 से 10 न्यूटन किया फोर्स अप्लाइड, ये भी 0 से 10 हो गया, और जब तक ये काउंटर बैलेंस करता रहेगा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव होती है अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काउंटर बैलेंस कर रहा है अप्लाइड फोर्स को। ध्यान रखना, ये अप्लाइड फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है, यानी इस केस में अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। क्लियर हो गया? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक से आप समझ रहे हैं कि अब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, चलो 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया ना, अब ये मूव कर गया, अब ये मूव कर गया, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तक तो बैलेंस कर रहा था एक पॉइंट का, तो अब बैलेंस नहीं करेगा, यानी एक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उसने एक्वायर कर ली, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया आपने, अब उसके बाद देखा कि फ्रिक्शन को उसने काउंटर बैलेंस तो करना छोड़ दिया, अब मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट। तो अब वहाँ से जब मोशन में आ गया तो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन जीरो हो गया, फ्रिक्शन अब कांस्टेंट हो गया, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक था वो काउंटर बैलेंस कर रहा था, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो मैक्सिमम होकर के थोड़ा सा चेंज हुआ और कांस्टेंट हो गया, और दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप फोर्स अप्लाइड बढ़ाते जाओ, 50 न्यूटन से 80 न्यूटन कर दो, और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन में वो कन्वर्ट हो चुका है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो चुका है। तो यस, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? यस, इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यस, विच अपोज द मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो ये जो है, अभी हम स्टडी करेंगे, अभी आपको बता भी देते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद आप वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओ, फोर्स अप्लाइड इंक्रीज होता जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब तक मैंने फोर्स अप्लाई किया है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो यानी कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस कर रहा है। और अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन है, यानी स्लाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है फर्दर हम डिवाइड करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड, क्योंकि मोशन में है तो स्लाइड करके भी ले जा सकते हैं और इसको रोल करके भी ले जा सकते हैं। तो वन मोर थिंग कि जो आपका स्लाइड करके ले जा रहे हैं हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। अब रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, इसलिए आजकल क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज़ को स्लाइड करने से बेटर है कि रोल करके ले जाएं। ठीक है, सिलेंडर को घसीट करके स्लाइड करने की बजाय उसको रोल करके ले जाओ, बहुत इजीली चला जाता है। वैसे आजकल, पहले तो देखो बॉक्स में व्हील नहीं होते थे, उसको स्लाइड करके ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है, उसमें व्हील लगे हैं, बहुत ईजिली मूव करेगा। तो दैट मीन्स क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है रोलिंग से, इसीलिए स्लाइड करके ले जाना ज़्यादा डिफिकल्ट है, जबकि रोल करके बहुत ईजिली ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। क्लियर? यस, तो नाउ अभी जो हमने स्टडी किया कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उसके अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा है। ओके, तो जैसा मैंने कहा कि बहुत हैवी सा बॉक्स है आपके सामने, ओके, 20 kg का, जैसे मान लिया, इमेजिन कर लिया कि 20 kg का बॉक्स है, आपने पहले यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, F, आपने F फोर्स अप्लाई किया, और यहाँ पर जहाँ पे ये टू सरफेसेस, बॉक्स और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये थोड़ा रफ सरफेस है। ठीक है,
तो फ्रिक्शन जो है, जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करें, पहले आपने फोर्स जीरो यानी नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगाया, तो उस केस में कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पे और फोर्स दिखा दें तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है, दैट इज ग्रेविटेशन पुल, और एक ये आर नॉर्मल रिएक्शन। तो इस बॉडी पे जो ब्लॉक है उस पे ये टू फोर्सेस वर्टिकली लग रही है, ठीक है। अब ये मोशन में नहीं है, यहाँ पे mg को आर काउंटर बैलेंस कर रहा है, ठीक है। फिलहाल अभी ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस डायरेक्शन मूव करे, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, जीरो से इंक्रीज किया। जैसे ही मैंने जीरो से इंक्रीज किया, यस, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका फ्रिक्शन, यस, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर जब तक यहाँ पे मूव नहीं कर रहा लेकिन टेंड्स टू मूव है, फोर्स लगाया है ताकि मूव करे, तो टेंड्स टू मूव है, अभी मोशन में नहीं आया लेकिन फोर्स लगा रहे हैं हम, तो फोर्स लगाते ही तो मोशन में नहीं आएगा, फोर्स लगा रहे हैं 0 से 1 न्यूटन 2 न्यूटन ऐसे करके, लेकिन ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन इनको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो ग्राफ, जो हमारा ये वर्टिकल हमने लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंड अप्लाइड फोर्स ये। अब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स 0 से इंक्रीज कर रहे हैं, 0 1 न्यूटन 2 न्यूटन ऐसे करके, तो हमारे अप्लाइड फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है ये फ्रिक्शन, यानी उसके इक्वल है बैलेंस, क्योंकि नेट फोर्स 0 होने की वजह से मोशन में है नहीं ना, रेस्ट में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब है कि आपके अप्लाइड फोर्स को ये काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो कि अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो रही है, तो वैसे वैसे फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा कि वो मैक्सिमम, आपने 0 से 2 3 4 ऐसे करके 10 न्यूटन, और आपने 10 न्यूटन तक अप्लाइड फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया। जैसे 10 से 10.01 किया आपने, और जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू समझ लो 10 न्यूटन, उसके बाद आपने थोड़ा सा फोर्स किया बढ़ा, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। और देखते जो बड़ा हैवी बॉक्स है, फोर्स लगाया और अचानक जब मोशन में आ जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि थोड़ा मैक्सिमम होने के बाद, थोड़ा सा डिक्रीज होने के बाद, मैक्सिमम हुआ और डिक्रीज होने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। क्या कांस्टेंट हो जाता है? यस, जब वो मोशन में आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन में वो कन्वर्ट हो गया। यानी अब जब मैंने फोर्स लगाया इसके आगे फर्दर, तो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बाद, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस ए पॉइंट, इसको क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? यस, एफ एल, यानी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको यहां से लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये। और उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज होगा और अप्लाइड फोर्स आपका इंक्रीज हो रहा है, अप्लाइड फोर्स आप इंक्रीज हो रहा है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि सिंपली कि अप्लाइड फोर्स 0 से कुछ इंक्रीज करते करते आपने एक लिमिट तक इंक्रीज किया, तो वहाँ पर क्या था? ऑब्जेक्ट तब भी रेस्ट पे ही था, क्योंकि आपके अप्लाइड फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन काउंटर बैलेंस कर रहा था। और एक पॉइंट के बाद क्या हुआ? अचानक से जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया और आपका अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो रहा था, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ने लगी, एक्सेलरेट करने लगा, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन अब लगने लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। जब तक रेस्ट में स्टैटिक, और जैसे ही मोशन में आया वो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो ये जो आप देखेंगे कि ये स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है, उससे थोड़ा सा कम, ये आप जो स्मॉल डिफरेंस देख रहे हैं इतना, उसके बाद ये स्मॉल डिफरेंस का है एफ एस मैक्स की वैल्यू जो होती है ये आपकी ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, और यानी एफ एस मैक्स के बाद थोड़ा डिक्रीज होकर फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, और वो जो कांस्टेंट हो गया वो फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट मोशन में है और अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग वो एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे तो नेट फोर्स जो है वो आएगा। क्यों? कैसे आएगा नेट फोर्स? नेट फोर्स जो आएगा आपका अप्लाइड फोर्स जैसे से बढ़ रहा है, नेट फोर्स आएगा अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। और जनरली क्या करते हैं कि आसपास ले लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यानी स्टैटिक की मैक्सिमम ले लेते हैं। अदर्स काइनेटिक फ्रिक्शन दिया होगा, म्यू के दिया होगा, तो म्यू के से फॉर्मूला आ जाएगा। अब वो क्या है म्यू के, जो मैं कह रहा हूँ वो आगे स्टडी करेंगे। म्यू के इज अ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये टर्म क्या है आगे भी बताएंगे आपको। तो फिलहाल जो नेट फोर्स आएगा अप्लाइड फोर्स
माइनस, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज कर रहा है उसका, तो नेट फोर्स माइनस करके आ जाएगा। तो ये वेरिएशन हमने स्टडी कर लिया, यस, अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। नो, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ से कुछ फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके। फर्स्ट, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं, देखो जब तक फोर्स अप्लाई कर रहे थे ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, वो फ्रिक्शन काउंटर बैलेंस कर रहा था, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है तो जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो दैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी मैक्सिमम कितना काउंटर बैलेंस कर सकता है अप्लाइड फोर्स को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यस, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। नॉर्मल रिएक्शन को n से ले लो या आप r से भी ले सकते हो, एंड दिस इज डायरेक्टली अपोज टू n, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव होगा, वी गेट इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ n। नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। n पहले फाइंड करेंगे और n फाइंड करने के बाद ही हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। नाउ दिस म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ, यस, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग, यस, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह देते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन के टर्म में क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके अकॉर्डिंग, तो यस म्यू के कह देंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन जनरली कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या मोशन में है काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हो तो आपको बता दें कि जो म्यू एस अगर मैक्स कह रहे हैं, ये म्यू एस मैक्स के अकॉर्डिंग है, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग है, इनके मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग, और ये जो म्यू एस मैक्स है वो म्यू के से काइनेटिक फ्रिक्शन से यस ज़्यादा होता है। सेकेंड, फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी हमने स्टडी किया कि जो फ्रिक्शन है वो अपोजिंग फोर्स है, ये मोशन के अपोज डायरेक्शन में लगता है। जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डेफिनेटली फोर्स लगाया तभी तो मूव कर रहा है। तो जो फ्रिक्शन है वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सरफेसेस के पे लगता है, और वो कैसे लगता है, टेंजेंशियली लगता है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वो भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो दिस वन नेक्स्ट। थर्ड वन, द फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं डिपेंड करेगा। यानी मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, कोई बॉक्स है, ठीक है, उसको मैंने इस तरीके से रखा है, इस तरीके से, अभी देखो अब एरिया ऑफ कांटेक्ट हो सकता है ज़्यादा है, और मैं से इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूं और इस तरीके से रख दूं, इस तरीके से ब्लॉक को रख दूं। अब इसमें क्या हो, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, कम। ब्लॉक तो वही है ना, मास वही है 20 kg का ब्लॉक, वही 20 kg का ब्लॉक, तो यहाँ पर अपने वेट के वजह से ही तो उस सरफेस को प्रेस कर रहा है, यानी नॉर्मल रिएक्शन उतना ही मिलेगा उसको। तो यहाँ पे वही नॉर्मल रिएक्शन है एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पर एरिया बस कांटेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, तो यानी फॉर द गिवन नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं हुआ, हमने बस ओरिएंटेशन चेंज किया, इस तरीके से चेंज कर, इधर एरिया चेंज हो गया। तो क्या एरिया चेंज होने से फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा? नहीं। अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं चेंज हो रहा, यानी इसके ऊपर अनदर ब्लॉक रख रहे हैं बगल में, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा तो फ्रिक्शन चेंज होता है। उसी ब्लॉक का ओरिएंटेशन चेंज करके एरिया चेंज कर दो, तो एरिया चेंज होने से नहीं चेंज होगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नाउ फोर्थ वन, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ब्लॉक किस मटेरियल का है, सरफेस का नेचर क्या है, ठीक है। तो मेरे दोनों हाथों के बीच का फ्रिक्शन अलग है,
ये आप जैसे मैं इसको रब करना चाहूँ तो ये देखो फ्रिक्शन है यहाँ पे भी अलग है। ओके, तो ये जो आपका सरफेस इन कांटेक्ट है, फ्रिक्शन उसके नेचर पर डिपेंड करता है। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा एफ एस मैक्स का, वो जो म्यू एन या म्यू आर है, ये जो म्यू बता रहा है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो म्यू जो है वही आपका नेचर सरफेस को मेजर करता है। म्यू की टर्म में ही हम बताते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कहा था, ऑप्टिकल डेंसिटी क्लास 10 में स्टडी किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें आइडिया लग जाता है कि वो कितना डेंसर मीडियम है। वैसे ही इस म्यू से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से हमें आइडिया लग जाता है नेचर ऑफ सरफेस के बारे में कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। नाउ द फिफ्थ वन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से नहीं इंक्रीज हो जाएगी ये, ठीक है। आप जैसे फोर्स बढ़ाएंगे, बॉडी एक्सेलरेट करेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो कांस्टेंट रहेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यस स्लाइडिंग वेलोसिटी। तो क्लियर हो गया लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो हमने स्टडी कर लिया कि फ्रिक्शन के टाइप स्टडी कर लिए, लॉज ऑफ फ्रिक्शन स्टडी कर लिया ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारा और ये सरफेस पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स पहले वर्टिकली देख लेते हैं, ये mg डाउनवर्ड। ओके, ये n नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज n हियर, n नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और mg हमने दिखा दिया वर्टिकली। और जब हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है। तो यानी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, लिमिटिंग वैल्यू यानी एफ एक्स मैक्स की बात करें, ठीक है, तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऑब्जेक्ट जस्ट मोशन में आ रही है, ठीक है। यानी स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से अब वो काइनेटिक में कन्वर्ट होने जा रही है। तो जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है वो ये रही डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा। तो नॉर्मल रिएक्शन और ये जो आपने एफ एस मैक्स पढ़ा, एन नॉर्मल रिएक्शन है। अब दोनों में क्या चीज़ सिमिलरिटी है? नॉर्मल रिएक्शन की बात करें और एफ एस मैक्स की बात करें, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, यानी कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, इन दोनों में सिमिलरिटीज बताओ। ये देखो, ये भी कांटेक्ट फोर्स है और ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन याद होगा प्रीवियस वीडियो में कि ऑब्जेक्ट जो एक सरफेस को दूसरे सरफेस जब प्रेस करता है, कांटेक्ट होगा तभी तो प्रेस करेगा। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट की वजह से तो है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कांटेक्ट क्या आएगा? क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, तो रिजल्टेंट आपका ये आया, दिस इज रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स आया। तो यानी रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, जो रिजल्टेंट आया, और वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बना रहा है, ठीक है, जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का, यानी जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी ये थीटा है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया डायग्राम में कि ये जो रिजल्टेंट है हमारा वो किसका रिजल्टेंट है? नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, दोनों कांटेक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन से एंगल बना रहा है थीटा। अब डायग्राम में देखो आप, टेन थीटा, देखो ध्यान से, टेन थीटा सामने, यस ये लाइन परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर लाइन किसके पैरेलल है? इसके, एफ एस मैक्स के। तो परपेंडिकुलर यानी एफ एस मैक्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन बेस, बेस वाली लाइन कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन एन। तो टेन थीटा क्या आ गया? एफ एस मैक्स अपॉन एन। यस, और हमने क्या स्टडी किया लॉज ऑफ फ्रिक्शन में? सिंस एफ एस मैक्स प्रोपोर्शनल टू एन यानी म्यू एन, तो यहां से आप देख सकते हो दिस इंप्लाइज कि म्यू क्या मिलेगा? एफ एस मैक्स अपॉन एन।
तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स मैक्स अपॉन एन, म्यू इज इक्वल टू एफ एस मैक्स अपॉन एन। दिस इम्प्लाइज म्यू की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं tan थीटा से, यानी म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर म्यू पता है तो थीटा आ जाएगा, और थीटा पता है तो म्यू आ जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन आ गया म्यू का थीटा के साथ, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ। तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, यानी coefficient of limiting force of friction, mu is called coefficient of limiting force of friction is equal to tan theta। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल भी है इस पे बेस, आप प्रैक्टिकली भी इसको करके देख सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? ठीक है, आप क्या करना कि एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करने से पहले एक प्लेन ऐसे आपके पास कोई भी एक सरफेस आप लेना, कार्डबोर्ड टाइप में ले लेना थोड़ा सा आप, और उस पर एक छोटा सा ब्लॉक रख देना आप। क्या करना उसके बाद आप उसको धीरे धीरे ओरिएंटेशन आप इसका, यस, ये आप हॉरिजॉन्टल से इसको थोड़ा इंक्लाइन करना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे करके, और इंक्लाइन करना धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो देखेंगे एक पर्टिकुलर एंगल जैसे जैसे आप ऊपर ले गए इसको, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ये एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ये जो ब्लॉक है एक पर्टिकुलर एंगल पे जस्ट स्लाइड डाउन होगा। ऐसा आप करके देखना, किसी को ऐसे मूव कर, अभी ऐसे धीरे धीरे उठाऊंगा तो मैं ऐसे करके जस्ट स्लाइड डाउन होगा, तो ये जस्ट स्लाइड डाउन होगा, मिनिमम कम से कम एंगल पे ये जस्ट स्लाइड डाउन होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो वही चीज़ यहाँ ड्रॉ की है कि इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग, या आप अल्फा मान लेते हैं, के अकॉर्डिंग ये जस्ट स्लाइड डाउन हो, तो ये वो एंगल है जिस पे ये जस्ट स्लाइड डाउन हो रहा है, तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? इट इज द एंगल विच एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, यस, इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल, यस, सच दैट जो बॉडी है वो जस्ट स्लाइड डाउन हो, जो ब्लॉक इस पे रखा हुआ जस्ट स्लाइड डाउन, यानी कि ये नीचे की तरफ जस्ट स्लाइड हो रही है। इसका मतलब क्या? जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन के पास में है, क्योंकि उससे पहले काउंटर बैलेंस हो रहा था, जस्ट स्लाइड डाउन। इसका मतलब यहाँ की यहाँ पर बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन मान सकते हैं, यानी यहाँ पे जितने फोर्स के कंपोनेंट है, वर्टिकल वाले वर्टिकल को बैलेंस कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कर रहे हैं। तो स्टडी करते हैं यहाँ पर डायग्राम से कि इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग हम इसको अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि थीटा हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिया, तो इसको अल्फा ले लेते हैं। अब ये जो अल्फा एंगल हम जैसे मान लेते हैं, तो ये एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा, ओके, और ये एंगल अल्फा, वेट हमारा क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ये mg हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये आपका अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, और ये जो लाइन है उसके नॉर्मल, क्योंकि इस सरफेस को ये ब्लॉक प्रेस करेगा, तो कितने फोर्स से करेगा, mg के cos थीटा से। अब यहाँ पे हमारा mg का cos अल्फा ले लेते हैं। अगर हमने ये एंगल अल्फा ले लिया, ओके, तो ये एंगल अल्फा हो गया, तो ये जो कंपोनेंट होगा mg का, दिस इज mg, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड mg, तो जिससे एंगल बनता है वो क्या होगा, यस, mg cos अल्फा। mg साइन कहाँ होगा, तो ये mg cos अल्फा, देन दिस इज द mg साइन अल्फा। क्लियर? अब ये mg साइन अल्फा की वजह से देखो नीचे की तरफ है ना, ब्लॉक नीचे जाएगा, लेकिन क्या हो रहा था, फ्रिक्शन जब तक उसको बैलेंस कर रहा था वो मूव नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आपने थोड़ा एंगल अल्फा और एंगल जो था इंक्रीज करके जैसे अल्फा के पास पहुंचा, यानी जैसे एंगल ऑफ रिपोज हुआ, ये mg साइन अल्फा की वैल्यू की वजह से ये नीचे की तरफ मूव हुआ, यानी जिस काउंटर बैलेंस वाली कंडीशन से जस्ट वो बाहर की तरफ आया है, लेकिन फिर भी हम इक्विलिब्रियम मांगते हुए इसको फाइंड करते हैं, यानी fs max, दिस इज fs max, यानी कि जस्ट ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही है, क्योंकि ये जस्ट स्लाइड डाउन है, तो हम कह सकते हैं कि जो mg साइन अल्फा है उसको fs max बैलेंस कर रहा था। ठीक है, एंगल अल्फा से कम हुआ तो बॉडी नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है वो उसको बैलेंस कर रहा था, तब फ्रिक्शन भी जो है वो fs max नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, इससे कम, क्योंकि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स होगा वो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा अगर वो स्टैटिक है तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जस्ट बैलेंस कंडीशन, जस्ट मोशन में आ रहा है, तो यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, fs max है, और यहाँ पर mg cos अल्फा के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन
n लिया गया। तो डायग्राम आपका क्लियर हो गया। ये देखो ऐसे, ये आपका इंक्लाइन प्लेन, ये बॉडी है, ये डायरेक्शन किसकी है, mg साइन अल्फा की, फ्रिक्शन fs मैक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये दिस वन mg का कॉस अल्फा, ओके, और ये n। यहाँ ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जस्ट स्लाइड डाउन केस में आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यानी कि fs मैक्स इज इक्वल टू mg साइन अल्फा, fs मैक्स mg साइन अल्फा को बैलेंस कर रहा था, और n यानी नॉर्मल रिएक्शन mg कॉस अल्फा के इक्वल, ओके। और यहाँ पे अभी डिवाइड कर देते हैं fs मैक्स अपॉन n को, तो क्या मिलेगा आपको, mg अपॉन mg साइन अल्फा अपॉन mg कॉस अल्फा, mg कैंसिल, tan अल्फा आ जाएगा। और अभी हमने स्टडी किया कि fx मैक्स इज इक्वल टू म्यू n होता है, यानी दिस इम्प्लाइज कि fx मैक्स अपॉन n इज इक्वल टू म्यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan अल्फा हमारा प्रूव हो गया। और इससे पहले स्लाइड में हमने क्या प्रूव किया था कि जो tan थीटा है, यानी tan थीटा मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या मिला कि जो tan थीटा होता है, यानी कि tan थीटा यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन है थीटा इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा क्या एंगल ऑफ रिपोज है, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल अल्फा। यानी प्रूव हमने कर दिया कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वही एंगल ऑफ रिपोज को मेजर कर सकता है, यानी एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं। यानी हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर निकालना है तो हमें ये प्रैक्टिकल इस तरीके से करना है, और जस्ट स्लाइड डाउन हो वो एंगल मेजर कर लेना है, एंड दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू थीटा आ गया, तो हम म्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी म्यू इज इक्वल टू चाहे tan थीटा कहें या tan अल्फा कहें। और इस तरीके से टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट के बीच का कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हम मेजर कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिकल की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं कि टू सरफेस का नेचर कैसा है। म्यू ज़्यादा है या कम है, इस प्रैक्टिकल से आइडिया लग जाएगा। म्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा रफ सरफेस है तो म्यू ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा इंक्लाइन करना पड़ेगा तब वो जस्ट स्लाइड डाउन होगा। और अगर थोड़ा स्मूथ सरफेस है तो ये कम ही एंगल पे, यानी अल्फा अगर स्मॉल है तो भी वो जस्ट स्लाइड डाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपने यहाँ पर फ्रिक्शन का बेसिक आइडिया आपने आज की स्लाइड में, आज के वीडियो में हमने स्टडी किया। बट फ्रिक्शन में बहुत कुछ है। नेक्स्ट क्लास में थोड़े अच्छी डेरिवेशन के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ फ्रिक्शन के कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। थैंक यू।